अध्याय 67 लक्ष्य नीला चांदी का राजा। सुचारू साधना के आधार पर तांगसान को वो सब कुछ प्राप्त हुआ जिसकी उसे इच्छा थी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से एक धर्मी आचरण प्रदर्शित किया। इसके अलावा यू शियाओगांग ने उसे उसकी आत्मा गुरु यात्रा के शुरुआती चरणों में कुछ बातें सिखाईं, इसलिए तांगसान अभी भी यू शियाओगांग के प्रति सम्मान बनाए रख सकता था। लेकिन अगर तांगसान को असफलताएं मिलती तो वो निश्चित रूप से अपने हितों को प्राथमिकता देता। अगर यू शियाओगांग उसकी साधना में बाधा डालता तो तांगसान के व्यक्तित्व को देखते हुए वो निस्संदेह उसके प्रति शत्रुतापूर्ण हो जाता। उसके शब्दों में इसका मतलब होता कि वो मौत को दावत दे रहा था। डायरी पढ़ने वाले कुछ लोगों को लगा कि चूबाई की बातें सही थीं। आखिरकार लोग ऐसे ही होते हैं। सब कुछ सुचारू रूप से चलने के आधार पर वो स्वाभाविक रूप से एक गरिमापूर्ण रूप प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन अगर उसके पास कुछ नहीं है तो मानवीय स्वार्थ प्रकट हो जाएगा। जाहिर है तांगसान ऐसे ही व्यक्ति का एक विशिष्ट उदाहरण है। तांगसान के असली स्वरूप को उजागर करने के लिए स्वाभाविक रूप से तांगसान के पास मौजूद हर चीज़ को नष्ट करना होगा। तब यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि तांगसान वास्तव में कैसा व्यक्ति है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ तांगसान ने यू शियाओगांग का शुक्रिया अदा करने के लिए कुछ नहीं किया, है ना? वो 2 देव पदों वाला एक देवता बन गया, फिर भी वो यू शियाओगांग को देवलोक में नहीं ला सका, है ना? मुझे नहीं लगता कि एक प्रथम श्रेणी के देवता और एक देव राजा 2 देव पदों के साथ आप यू शियाओगांग को ऊपर नहीं ला सकते। अगर आप लियू एडलोंग को भी जोड़ दें तो भी शायद ये पर्याप्त से ज़्यादा होगा, है ना? आखिरकार क्या यू शियाओगांग अभी भी लियू एडलोंग के साथ डोलुओ महाद्वीप पर हमेशा के लिए पीली धरती में दफन नहीं हुआ? बीबी डोंग जो इस समय स्पिरिट सिटी में है, उसने ये वाक्य देखा और उसके हाथ में चाय का प्याला तुरंत टूट गया। हालांकि चूबाई ने पहले भी इसका जिक्र किया था, लेकिन यू शियाओगांग की आखिरी हरकतें देखकर उसके अंदर सचमुच गुस्सा भड़क उठा। यू शियाओगांग। बीबी डोंग की आंखों में भाव धीरे धीरे फीके पड़ गए। तुरंत मानो यू शियाओगांग और उसका अब कोई रिश्ता ही ना रहा हो। उसने यू शियाओगांग की छवि को अपने दिल से पूरी तरह मिटा देने का मन बना लिया था, इसलिए अब वो उस नाम से प्रभावित नहीं होगी। अगर असुर देवता का कृपापात्र विमान का बच्चा अपनी मूल आत्मा को भी विकसित नहीं कर सकता तो वो कितनी दूर तक जाएगा? तांगसान, तुम्हारे अवसर वाकई बहुत है। स्टारडू महानवन में एक नीला चांदी का राजा भी है जो खास तौर पर तुम्हारी आत्मा के दूसरे जागरण का इंतजार कर रहा है। मैं अभी जाकर नीले चांदी के राजा को खत्म कर दूंगी। देखती हूँ तुम कैसे जागते हो। उस समय न केवल तुम्हारी आत्मा नीले चांदी के सम्राट के रूप में विकसित नहीं हो पाएगी, बल्कि तुम्हें बच्चे ये साधारण, बिल्कुल साधारण रूप भी बनाए रखना होगा। तब तुम्हारे पास सचमुच कुछ नहीं बचेगा। इस बार मैं सबसे पहले तांगसान के लिए नीले चांदी के राजा को खत्म करूंगा। जहां तक स्लॉटर सिटी की बात है, जब मेरे पास पर्याप्त शक्ति होगी तो मैं वहां जाने का अवसर ढूंढूंगा। असुर देवता का परीक्षण और राक्षस देवता द्वारा छोड़ा गया आभा मंडल इसके भीतर छिपा है। अगर मेरे पास पर्याप्त शक्ति है तो शायद मैं सीधे असुर देवता की विरासत को काट सकूं और राक्षस देवता को खत्म कर सकूं, ताकि बीबी डोंग को धीरे धीरे उस रास्ते पर चलने से रोका जा सके जहां से वापसी संभव नहीं है। इसके बाद डायरी समाप्त हो गई। चूंकि चूबाई अब स्टारडू महानवन के पास पहुंच गया था, उसने अपनी डायरी में लिखना बंद कर दिया। होस्ट ने डायरी निर्माण पूरा कर लिया है और इनाम प्राप्त कर रहा है। पंख जलाने वाले पंख, विकास प्रगति 20%। क्या? चूबाई बेहद हैरान था। क्या आपके सिस्टम के पुरस्कार प्रतिशत के हिसाब से दिए जा सकते हैं? हालांकि उसकी बाहरी स्पिरिट बोन फेदर बर्निंग विंग्स वास्तव में विकसित हो सकती थी। शुरू से ही चूबाई फेदर बर्निंग विंग्स को एक यात्रा उपकरण मानता था और कभी भी उसका इस्तेमाल युद्ध में नहीं करता था, बहुत कम स्थितियों में। इसलिए चूबाई फेदर बर्निंग विंग्स के काम से पूरी तरह परिचित नहीं था। लगता है मुझे बाद में युद्ध में फेदर बर्निंग विंग्स की भूमिका को और मजबूत करना होगा। ये सिर्फ यात्रा के लिए नहीं है। चूबाई ने फेदर बर्निंग विंग्स को वापस खींच लिया और नीचे स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में उतर गया। इतने बड़े जंगल में ब्लू सिल्वर किंग को ढूंढना वाकई आसान नहीं है। चूबाई को थोड़ा सिरदर्द हो रहा था। थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद चूबाई ने बेबसी से अपना सिर हिलाया, फिर देखते देखते उसका अचानक स्पिरिट आसार बढ़ना शुरू हो गया, जिसे महादार उत्तेजना कहते हैं। आसपास की इमरजेंस की सचमुच स्वर्गीय आत्मा चलाई। आखिरकार हर महाद्वीप पर हजारों महल होते हैं और प्रत्येक में कई कमरे और बहुत से लोग रहते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति कभी न कभी आएगी। जैसे वीहा के शेह में, खुसूसन यू शियाओगांग में। वो व्यक्ति था जो पहले भी दुनिया भर में जाना जाता था, तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं होगी।
इसलिए मैं लिखता हूं कि वो एक सत्यनिष्ठ आचरण करता है या सिर्फ अपना शारीरिक आचरण करता है। तो बस चलो, आप किसी के पीछे से भी कोई चीज़ अवशोषित कर सकते हैं, बस इस बात पर ध्यान दें कि आप किसी को देख सकें। ये जितना भीतर होगा उतना ही कम अवशोषण होगा, इसलिए मैं उसे छुपकर हमला करूंगा। मैंने नीला चांदी का स्थान गुप्तकर सोन के लिए नीला चांदी महान अस्पताल में मरीजों को बेचना चाहिए, जिससे मेरे शरीर में पूरे महासागर की ऊर्जा आ जाएगी। तो बस चलो, हमें चीज़ के महासागर के केंद्र की ओर बढ़ना होगा। तो बस चलो, मुझे बाकी लोगों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चूबाई एक विशाल नीले चांदी घास के सामने उतरा, जो लगभग एक पेड़ जितना बड़ा हो गया था और एक शक्तिशाली जीवन आभा उत्सर्जित कर रहा था। चूबाई के आने का आभास पाकर नीले चांदी के राजा ने तब तक कोई हरकत नहीं की, जब तक कि चूबाई के हाथ में पांगू कुल्हाड़ी चमक नहीं गई। तभी नीले चांदी के राजा के सामने एक प्रेत प्रकट हुआ। मानव, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है या दुश्मनी, तो तुम मुझसे दुश्मनी क्यों रखते हो? नीले चांदी ने गहरी आवाज में पूछा। कुछ नहीं, मेरे घर को बस थोड़ी सी जलाऊ लकड़ी की जरूरत है। मैं स्टारडू महान वन में कुछ लकड़ी काटने आया हूँ। चूबाई थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर उसे लगा कि वो बहुत ज्यादा कर रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन पांगू कुल्हाड़ी का इस्तेमाल वो घास काटने के लिए करेगा। भम में 4 काले और एक लाल 5 स्पिरिट रिंग प्रकट हुए। फिर शक्तिशाली स्पिरिट पावर उतार चढ़ाव के साथ फट पड़े। इसी क्षण चूबाई ने अपार शक्ति से युक्त नीले चांदी के राजा पर आक्रमण किया। ब्रह्मा अध्याय 77 असुर मानव। अध्याय 67 लक्ष्य नीला चांदी का राजा। सुचारू साधना के आधार पर तांगसान को वो सब कुछ प्राप्त हुआ जिसकी उसे इच्छा थी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से एक धर्मी आचरण प्रदर्शित किया। इसके अलावा यू श्याओ गांग ने उसे उसकी आत्मागुरु यात्रा के शुरुआती चरणों में कुछ बातें सिखाईं, इसलिए तांगसान अभी भी यू श्याओ गांग के प्रति सम्मान बनाए रख सकता था। लेकिन अगर तांगसान को असफलताएं मिलती तो वो निश्चित रूप से अपने हितों को प्राथमिकता देता। अगर यू श्याओ गांग उसकी साधना में बाधा डालता तो तांगसान के व्यक्तित्व को देखते हुए वो निसंदेह उसके प्रति शत्रुतापूर्ण हो जाता। उसके शब्दों में इसका मतलब होता कि वो मौत को दावत दे रहा था। डायरी पढ़ने वाले कुछ लोगों को लगा कि चूबाई की बातें सही थी। आखिरकार लोग ऐसे ही होते हैं, सब कुछ सुचारू रूप से चलने के आधार पर वो स्वाभाविक रूप से एक गरिमापूर्ण रूप प्रदर्शित कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास कुछ नहीं है तो मानवीय स्वार्थ प्रकट हो जाएगा। जाहिर है, तांगसान ऐसे व्यक्ति का एक विशिष्ट उदाहरण है। तांगसान के असली स्वरूप को उजागर करने के लिए स्वाभाविक रूप से तांगसान के पास मौजूद हर चीज को नष्ट करना होगा। तब ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि तांगसान वास्तव में कैसा व्यक्ति है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तांगसान ने यू श्याओ गांग का शुक्रिया अदा करने के लिए कुछ नहीं किया है ना। वो 2 देव पदों वाला एक देवता बन गया, फिर भी वो यू श्याओ गांग को देवलोक में नहीं ला सका है ना। मुझे नहीं लगता कि एक प्रथम श्रेणी के देवता और एक देवराजा 2 देव पदों के साथ आप यू श्याओ गांग को ऊपर नहीं ला सकते। अगर आप लियू एडलोंग को भी जोड़ दें तो शायद ये पर्याप्त से ज्यादा होगा, है ना। आखिरकार क्या यू श्याओ गांग अभी भी लियू एडलोंग के साथ डुलुओ महाद्वीप पर हमेशा के लिए पीली धरती में दफन नहीं हुआ? बीबी डोंग, जो इस समय स्पिरिट सिटी में है, उसने ये वाक्य देखा और उसके हाथ में चाय का प्याला तुरंत टूट गया। हालांकि चूबाई ने पहले भी इसका जिक्र किया था, लेकिन यू श्याओ गांग की आखिरी हरकतें देखकर उसके अंदर सचमुच गुस्सा भड़क उठा। यू श्याओ गांग। बीबी डोंग की आंखों में भाव धीरे धीरे फीके पड़ गए। तुरंत, मानो यू श्याओ गांग और उसका अब कोई रिश्ता नहीं रहा हो, उसने यू श्याओ गांग की छवि को अपने दिल से पूरी तरह मिटा देने का मन बना लिया था। इसलिए अब वो उस नाम से प्रभावित नहीं होगी। अगर असुर देवता का कृपापात्र विमान का बच्चा अपनी मूल आत्मा को भी विकसित नहीं कर सकता तो वो कितनी दूर तक जाएगा। तांगसान, तुम्हारे अवसर वाकई बहुत है। स्टारडू महान वन में एक नीला चांदी का राजा भी है, जो खास तौर पर तुम्हारी आत्मा के दूसरे जागरण का इंतजार कर रहा है। मैं अभी जाकर नीले चांदी के राजा को खत्म कर दूंगी। देखती हूँ तुम कैसे जागते हो। उस समय न केवल तुम्हारी आत्मा नीले चांदी के सम्राट के रूप में विकसित नहीं हो पाएगी, बल्कि तुम्हें बच्चे ये बिल्कुल साधारण रूप भी बनाए रखना होगा। तब तुम्हारे पास सचमुच कुछ नहीं बचेगा। इस बार मैं सबसे पहले तांगसान के लिए नीले चांदी के राजा को खत्म करूंगा। जहां तक स्लॉटर सिटी की बात है, जब मेरे पास पर्याप्त शक्ति होगी तो मैं वहां जाने का अवसर ढूंढूंगा। असुर देवता का कृपापात्र विमान का बच्चा अपनी मूल आत्मा को भी विकसित नहीं कर सकता तो वो कितनी दूर तक जाएगा। तांगसान, तुम्हारे अवसर वाकई बहुत हैं। स्टारडू महान वन में एक नीला चांदी का राजा भी है, जो खास तौर पर तुम्हारी आत्मा के दूसरे जागरण का इंतजार कर रहा है। तो अब इसके बाद डायरी समाप्त हो गई। क्योंकि चूबाई अब स्टारडू महान वन के पास पहुंच गया था तो उसने अपनी डायरी में लिखना बंद कर दिया। होस्ट ने डायरी निर्माण पूरा कर लिया है और इनाम प्राप्त कर रहा है पंख जलाने वाले पंख। विकास प्रगति 20%।
क्या? चूबाई बेहद हैरान था। क्या आपके सिस्टम के पुरस्कार प्रतिशत के हिसाब से दिए जा सकते हैं? हालांकि उसकी बाहरी स्पिरिट बोन फेदर बर्निंग विंग्स वास्तव में विकसित हो सकती थी। शुरू से ही चूबाई फेदर बर्निंग विंग्स को एक यात्रा उपकरण मानता था और कभी भी युद्ध में उनका उपयोग नहीं करता था, केवल बहुत ही कम परिस्थितियों में। इसलिए चूबाई फेदर बर्निंग विंग्स के काम से पूरी तरह परिचित नहीं था। लगता है मुझे बाद में युद्ध में फेदर बर्निंग विंग्स की भूमिका को और मजबूत करना होगा। ये सिर्फ यात्रा के लिए नहीं है। चूबाई ने फेदर बर्निंग विंग्स को वापस खींच लिया और नीचे स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में उतर गया। इतने बड़े जंगल में ब्लू सिल्वर किंग को ढूंढना वाकई आसान नहीं है। चूबाई को थोड़ा सिरदर्द हो रहा था। थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद चूबाई ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। लगता है मैं सिर्फ बैरन एंशिएंट बीस्ट की स्पिरिट बोन कौशल को ही आजमा सकता हूँ। चूबाई के शरीर से एक भयानक बैरन आभा निकली और चूबाई को केंद्र में रखकर लगातार बाहर की ओर फैलती गई। चूबाई की दाहिनी भुजा से एक प्रकाश निकला जो अंत में नीचे एक नीले चांदी घास पर उतरा। पूर्ण बैरन पहचान चूबाई द्वारा प्राप्त लाखों वर्षों की आत्मास्थि से प्राप्त सहायक कौशलों में से एक है। एक विशिष्ट जीवन आभा को अवशोषित करके ये बंजर क्षेत्र का उपयोग करके लगातार फैलता है और आसपास के वातावरण में अत्यंत समान जीवन आभाओं की खोज करता है। इस कौशल का सबसे अच्छा उपयोग युद्ध में भागते हुए दुश्मनों पर तुरंत नजर डालने और उनका तेजी से पीछा करना होना चाहिए। जब तक आप पूरी तरह से गायब नहीं हो जाते या अपनी जीवन आभा नहीं खो देते, चूबाई का पूर्ण बैरन डिटेक्शन आपके स्थान का सटीक पता लगा सकता है, भले ही आपने कोई विशेष विधि अपनाई हो। जब तक आप पूरी तरह से गायब नहीं हो जाते या अपनी जीवन आभा नहीं खो देते, चूबाई का पूर्ण बैरन डिटेक्शन आपके स्थान का सटीक पता लगा सकता है, भले ही आपने कोई विशेष तरीका अपनाया हो। नीले चांदी घास की जीवन आभा तुरंत अवशोषित हो गई, फिर चूबाई के शरीर में शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। जैसे जैसे बंजर क्षेत्र का विस्तार हुआ, आसपास की सभी नीले चांदी घास के स्थान चूबाई के मस्तिष्क पर छा गए। मैं कुछ अवाक रह गया। ये जंगल लगभग पूरी तरह से नीले चांदी घास से ढका हुआ था। नीले चांदी राजा को ढूंढने में शायद काफी समय लगेगा। उसे एक एक करके ढूंढने की जरूरत नहीं थी, उसे बस सबसे मजबूत जीवन आभा ढूंढनी थी, क्योंकि नीला चांदी राजा निसंदेह वर्तमान स्टारडू महान वन में सबसे शक्तिशाली नीले चांदी घास थी। एक क्षण के बाद चूबाई को आखिरकार एक खोज मिली। फिर उसने अपने पंख जलाने वाले पंख फैलाए और उस दिशा में चल पड़ा। रास्ते में चूबाई ने साफ देखा कि नीले चांदी घास आसपास के इलाके में और भी घनी हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि सारी नीले चांदी घास एक खास पैटर्न में उग रही थी। इसका मतलब था कि यहाँ की नीले चांदी घास और भी ज्यादा मजबूत जीवन आभा सोख सकती थी। जाहिर है ये शक्ति नीले चांदी राजा से आ रही थी। आखिरकार तुम्हें पा ही लिया। चूबाई एक विशाल नीले चांदी घास के सामने उतरा जो लगभग पेड़ जितनी बड़ी हो गई थी और एक शक्तिशाली जीवन आभा उत्सर्जित कर रही थी। चूबाई के आने का आभास पाकर नीले चांदी राजा ने तब तक कोई हरकत नहीं की जब तक कि चूबाई के हाथ में पंगु कुल्हाड़ी चमक नहीं उठी। तभी नीले चांदी राजा के सामने एक प्रेत प्रकट हुआ। मानव, मुझसे तुम्हारी कोई शिकायत या दुश्मनी नहीं है, तो फिर तुम मुझसे दुश्मनी क्यों रखते हो? कुछ नहीं, मेरे घर को बस थोड़ी सी जलावन की लकड़ी चाहिए। मैं स्टारडू महान वन में कुछ लकड़ी काटने आया था। चूबाई ने थोड़ा मुस्कुराया, फिर उसे लगा कि वो थोड़ा ज्यादा ही कर रहा है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन पंगु कुल्हाड़ी का उपयोग वो घास काटने के लिए करेगा। धमाका! 4 काले और 1 लाल 5 स्पिरिट रिंग प्रकट हुए, फिर शक्तिशाली स्पिरिट पावर उतार चढ़ाव के साथ फट पड़े। इसी क्षण चूबाई ने अपार शक्ति से युक्त नीले चांदी राजा पर आक्रमण किया। अध्याय का अंत। अध्याय 68। नीले चांदी के राजा का वध। नीले चांदी के राजा के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उसे अहरी की उपस्थिति का गहरा दबाव साफ महसूस हो रहा था। इसी समय आसपास की नीली चांदी की घास उमड़ पड़ी और कई लताओं में बदल गई जो चूबाई की ओर कुंडलित हो गईं। आने वाली नीली चांदी की घास का सामना करते हुए चूबाई अविचलित रहा और उसने अपनी दूसरी आत्मिक क्षमता अराजकता शरीर संरक्षण को सक्रिय कर दिया। धमाका! अराजकता आभा को छूते ही आसपास की नीली चांदी की घास तुरंत धूल में बदल गई। चूबाई की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। अपने पंख चलाने वाले पंख फैलाकर वो तुरंत नीले चांदी के राजा के सामने प्रकट हो गया। उसकी सारी आत्मिक शक्ति उसकी हथेली में समा गई और उसने एक ही वार में नीले चांदी के राजा पर वार कर दिया। नीले चांदी के राजा द्वारा निर्मित मायावी आकृति ने भी युद्ध की मुद्रा अपना ली। उसने अपने हाथ हिलाए और आसपास की शक्ति संघनित होने लगी। अंततः प्रकाश की एक नीली किरण बनी जो चूबाई की ओर बढ़ी। चूबाई की हथेली जो अराजकता आभा से घिरी हुई थी, न केवल नीले चांदी राजा के हमले को चकनाचूर कर दिया, बल्कि जमीन पर भी वार करके उसे चीर दिया। नीला चांदी राजा तेजी से पीछे हट गया, जिससे दूरी बन गई। इस नीले चांदी राजा का हमला इतना कमजोर क्यों है? चूबाई ने मन ही मन बुदबुदाया। नीला चांदी राजा युद्ध में कुशल नहीं था,
खासकर चूबाई का सामना करते हुए, जिसके पास अराजकता शरीर संरक्षण था। चूबाई के पैरों के नीचे पहला स्पिरिट रिंग टिमटिमाने लगा। जैसे ही शक्तिशाली स्पिरिट पावर का उतार चढ़ाव आसमान में पहुंचा, सारी शक्तिशाली स्पिरिट पावर चूबाई के हाथ में पंगु कुल्हाड़ी में समा गई। पहला स्पिरिट स्किल, नीला गुंबद कटाव। चूबाई ने एक हाथ से पंगु कुल्हाड़ी पकड़कर छलांग लगाई और आसमान से नीचे उतरा। एक भयानक आभा तुरंत गिरी, जो आसमान में ही नीचे नीले चांदी के राजा पर टिक गई। तेज आभा ने जमीन पर पड़ी सारी नीली चांदी घास को चीर डाला, जो नीले चांदी राजा को ऊर्जा प्रदान कर रही थी। यार, तू तो हद ही कर गया। नीला चांदी राजा क्रोधित हो गया। उसकी शक्ति लगातार बढ़ती गई। अंततः नीली चांदी घास बाधाओं की परतों में बदल गई, नीले चांदी राजा के सामने के हिस्से को घेर लिया, इस उम्मीद में कि इस तरीके से चूबाई के हमले को रोका जा सके। धमाका! पंगु कुल्हाड़ी नीचे गिरी और नीली चांदी घास निस्संदेह एक बार फिर से चूर चूर हो गई। इसके अतिरिक्त इस हमले ने सीधे नीले चांदी राजा के असली रूप को घायल कर दिया। नीले चांदी राजा का शरीर कमजोर देखते हुए चूबाई उसके सामने आ गया और बोला, क्या तुम मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दोगे? मैं तुम्हें न मारने पर विचार करूंगा। मानव, तुम सपना देख रहे हो। मैं सिर्फ हमारे नीले चांदी वंश के सम्राट के सामने आत्मसमर्पण करूंगा। मुझे पूर्वाभास है कि नीला चांदी सम्राट धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक दिन वो सचमुच नीली चांदी घास का सम्राट बन जाएगा। चूबाई ने चूबाई को सीधे मना कर दिया। चूबाई ने कंधे उचकाए। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही है तो मुझे तुम्हें जलाऊ लकड़ी के लिए वापस ले जाना होगा। अराजकता आभा प्रवाहित हुई, जो उफनती शक्ति में परिवर्तित हो गई। लगभग पंगु कुल्हाड़ी के भीतर प्रकाश को संघनित करने लगी। चूबाई ने कुल्हाड़ी घुमाई, बिना किसी आत्मिक क्षमता को उपयोग किए अत्यंत शक्तिशाली बल छोड़ा। फिर भी इसने नीले चांदी राजा को उसी समय मृत्यु की आभा का अनुभव कराया। नहीं, नीले चांदी राजा ने दहाड़ लगाई और उसकी आकृति अचानक गायब हो गई। जब चूबाई ने नीले चांदी राजा को फिर से देखा तो उसने पाया कि नीला चांदी राजा पहले से ही दूर से प्रकट हो गया है। क्या वो आसपास की नीली चांदी घास पर भरोसा करके लगातार अपनी स्थिति बदल सकता है? चूबाई मुस्कुराया। ये तरीका उसके लिए बेकार था। तुरंत एक अनोखा क्षेत्र बाहर की ओर फैलने लगा। बंजर क्षेत्र के सक्रिय होते ही आसपास की हर चीज अपनी जीवन शक्ति खोने लगी और नीली चांदी घास एक एकल कम शक्तिशाली जीवन रूपी बंजर क्षेत्र में घिरते ही मुरझा गई। इस प्रकार नीले चांदी राजा के पास अब भरोसा करने के लिए कोई नीली चांदी घास नहीं बची। नहीं, मेरी प्रजा! नीले चांदी राजा ने दुख के साथ ये दृश्य देखा और इसी क्षण प्रकाश की एक किरण निकली, जिसकी अपार शक्ति ने जमीन को भी चीर डाला। प्रकाश की धारा ने नीले चांदी राजा के असली रूप पर प्रहार किया। एक विशालकाय प्रकाश फूटा, जिसके साथ सामने काला 10,000 साल पुराना आत्मवलय प्रकट हुआ। चूबाई ने अपने होंठ सिकोड़े, कुल्हाड़ी फिर से घुमाई और एक असम्मित अराजकता आभा ने नीले चांदी राजा की मृत्यु के बाद उत्पन्न आत्मवलय को सीधे नष्ट कर दिया। फिर आसपास का वातावरण शांत हो गया। चूबाई नीले चांदी राजा के पास गया, जो एक मुरझाया हुआ पेड़ का ठूंठ बन गया था, और आह भरी, बहुत भारी है, अब इसे जलाऊ लकड़ी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। चूबाई ने एक बार फिर बंजर क्षेत्रों और अपनी आत्मा अस्थि कौशल का इस्तेमाल किया, ये महसूस करने के लिए कि स्टारडू महान वन में अभी भी कोई अन्य नीले चांदी राजा तो नहीं मौजूद। हालांकि चूबाई जानता था कि ये लगभग असंभव है, लेकिन अगर कोई प्रकट ही हो गया तो क्या होगा? तब उसके प्रयास व्यर्थ नहीं हो जाएंगे। नीले चांदी के राजा से निपटने के बाद चूबाई ने अपने पंख जलाने वाले पंख फैलाए और फिर उस क्षेत्र से चला गया। इस नीले चांदी राजा की शक्ति वाकई कमजोर थी। हालांकि नीले चांदी के राजा से निपटने के बाद चूबाई ने अपने पंख जलाने वाले पंख फैलाए और फिर उस क्षेत्र से चला गया। इस नीले चांदी राजा की शक्ति वाकई कमजोर थी। हालांकि बाद में तांगसान के स्पिरिट रिंग बनने के बाद ये अंततः 1 लाख साल का स्पिरिट रिंग बन गया। लेकिन चूंकि मैं देहांतरण कर चुका हूं, इसलिए मैं उस छोटे बदमाश को इतनी आसान यात्रा नहीं होने दूंगा। चूबाई फिर हेवेंडू शहर लौट आया। इस यात्रा में ज्यादा समय नहीं लगा। अपने पंख चलाने वाले पंखों के साथ उसकी अपनी गति कुछ शुद्ध चपलता वाले स्पिरिट मास्टर्स को भी टक्कर दे सकती थी। इस तथ्य के साथ कि हेवेंडू शहर स्टारडू महान वन से ज्यादा दूर नहीं था, जब चूबाई लौटा तो आसमान में अभी भी ज्यादा चमक नहीं थी। चूबाई रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया और एक चमक के साथ वो झू झू किंग के कमरे में प्रकट हो गया। अवर्णनीय, अवर्णनीय! चूबाई, तुम लोगों को सोने दोगे या नहीं? अगली सुबह निंग रोंगरोंग आंखों के नीचे काले घेरे लिए चूबाई को नाराजगी से घूर रही थी। ये साफ था कि चूबाई के लौटने के बाद झू झू किंग के साथ उसकी गतिविधियों ने पड़ोस में रहने वाली निंग रोंगरोंग को परेशान कर दिया था। ये अवर्णनीय था। ये साफ था कि चूबाई के लौटने के बाद झू झू किंग के साथ उसकी गतिविधियों ने पड़ोस में रहने वाली निंग रोंगरोंग को परेशान कर दिया था। ओह! चूबाई और झूझू किंग ने निंग रोंगरोंग को कोई जवाब दिए बिना अजीब नजर से देखा। निंग रोंगरोंग पूरी तरह से व्याकुल थी।
उसने शुरू में सोचा था कि चूबाई को जीतना आसान होगा, लेकिन अब न केवल झो जुकिंग उससे आगे निकल गई थी, बल्कि उसे हर दिन पड़ोस से आने वाली आवाज़ें भी सुननी पड़ रही थी। ये बहुत पागलपन था, ये गनिया सचमुच पागल थी। नहीं, मैं झो जुकिंग को चूबाई को पूरी तरह से अकेला नहीं छोड़ सकती। निंग रोंगरोंग का आंतरिक शरारती स्वभाव इस मौके पर फिर से उभर आया और वो अपने मन में एक के बाद एक बुरे विचार गढ़ने लगी। फिर तीनों हेवेंडू शहर की सड़कों पर पहुंचे। कुछ देर बाद ही चूबाई के पास एक आकृति प्रकट हुई। वो सरप्लांस डूलूहो थी। वरिष्ठ सरप्लांस, ये क्या है? चूबाई ने असमंजस से सरप्लांस डूलुओं को देखा। सरप्लांस डूलुओं ने कहा, संत, युवा स्वामी आपसे मिलना चाहते हैं, और हाँ, आप दोनों भी साथ आ सकते हैं। सरप्लांस डूलुओं ने जिन आप दोनों का जिक्र किया वो स्वाभाविक रूप से झू जुकिंग और निंग रोंगरोंग थी। कियान रेनशुए मुझे ढूंढ रही है? अच्छा, चलो, मुझे आश्चर्य है कि अब वो महिला क्या करना चाहती है। चूबाई ने भौहें चढ़ाई और सहमति व्यक्त की। फिर तीनों शाही पैलेस में दाखिल हुए और एक गुप्त स्थान पर पहुंचे। वहां पर चूबाई ने कियान रेनचुई को देखा। चूबाई और दोनों महिलाओं को आते देखकर कियान रेनचुई ने कहा, मैंने आपको ये बताने के लिए यहाँ बुलाया था कि मैं अभी अभी चंद्र मंडप से लौटी हूँ और तांघाओ रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया है। अध्याय का अंत। अध्याय 69। कियान रेनेक्सियो का अनुरोध। इतनी गंभीर चोट के बावजूद भी इधर उधर भाग रहा है। क्या वो जीना नहीं चाहता? चूबाई ने मुंह बनाया, मानो हैरान हो। क्या इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें, कियान रेनेक्सियो, मुझे बुलाना जरूरी है? टांगहाओ इतनी बुरी तरह घायल है कि वो पहले से ही अपंग है। अगर वो भागा तो भागा। वो श्रेक के पास गया और तांगसान को ले गया, कियान रेनेक्सियो ने फिर कहा। चूबाई चौंक गया। टांगहाओ तांगसान को ले गया? क्या हो रहा है? क्या अब वो तांगसान को क्लियर स्काई हैमर की साधना करने दे रहा है? हालांकि कहानी का विकास पहले ही काफी बदल चुका था, फिर भी इस अचानक बदलाव ने चूबाई तो हैरान कर दिया। अगर तुम इस समय तांगसान को ले जाओ तो क्या सोल मास्टर टूर्नामेंट फिर भी होगा? ये वही खबर थी जो एल्डर पॉक्यूपाइन फिश ने मुझे कल रात बताई थी। टांगहाओ देर रात को श्रेक अकेडमी में आया और यू शियाओ गांग से मिले। थोड़ी बातचीत के बाद टांगहाओ तांगसान को अपने साथ ले गए। कियान रेनेक्सियो ने आगे कहा, हालांकि मुझे उनकी बातचीत का सार ठीक से नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि टांगहाओ ने तांगसान से वादा किया था कि वो सोल मास्टर टूर्नामेंट के लिए समय पर वापस आ जाएगा। लगता है टांगहाओ तांगसान को जल्दी साधना के लिए ले जाने की योजना बना रहा है। चाहे वो कैसे भी साधना करे, उसे अंत में तांगसान को नीली चांदी सम्राट के जागरण से गुजरना ही होगा। मुझे आश्चर्य है कि जब वो नीली चांदी राजा को देखेगा, जो पहले से कटा हुआ है, तो उसके चेहरे पर क्या भाव होंगे। चूबाई ने मुस्कुराते हुए कहा। कियान रेनेक्सियो ने आगे कहा, हालांकि तांगसान के जाने के बावजूद श्रेक अकादमी अभी भी बाकी 6 लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब रही है और वर्तमान में अपनी साधना को बेहतर करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। चूबाई को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। फिर उसने पूछा, तांगसान और बाकी लोग तो बस जोकर हैं। तुम कब कार्रवाई करने की योजना कर रहे हो? तुम इतने लंबे समय से स्वर्ग डू साम्राज्य में छुपे रहे हो, क्या तुमने ये सब जल्दी खत्म करने के बारे में नहीं सोचा? कियान रेनेक्सियो ने सिर हिलाया। मुझे अभी कुछ समय इंतजार करना होगा। अब 7 खजाना ग्लेस्टाइल स्कूल और स्पिरिट हॉल को एक सहयोगात्मक संबंध माना जा सकता है, जिससे तुम्हारी कुछ परेशानियां भी हल हो जाती हैं, चूबाई ने कहा। उसके बगल में खड़ी निंग रोंगरोंग ने सिर हिलाया। 7 खजाना ग्लेस्टाइल स्कूल अब स्पिरिट हॉल के साथ आधिकारिक तौर पर सहयोग पर पहुंच गया था, खासकर चूबाई के द्वारा हर हफ्ते 1 किलोआ ट्यूलिप प्रदान करने के साथ। इसने 7 खजाना वाला ग्लेस्टाइल स्कूल की समग्र शक्ति को बढ़ा दिया था। उदाहरण के लिए निंग फेंगजी अब एक स्पिरिट डूलोलो बन गया था। अगर उसे पर्याप्त अवसर मिले तो वो भविष्य में एक टाइटल डूलोलो भी बन सकता है। इसके अलावा निंग रोंगरोंग भी ये जानती थी कि अगर वो भविष्य में 7 खजाना वाले ग्लेस्टाइल स्कूल को नष्ट करने से बचाना चाहती है, जिसमें दोनों तलवार डूलोलो और हड्डी डूलोलो गिर जाएंगे, तो शायद केवल चूबाई ही ये सब बदल सकती है। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, वो मूल भविष्य की घटनाओं को दोबारा नहीं होने देगी। इस बार स्वर्ग डू साम्राज्य में आने का मेरा मुख्य उद्देश्य जू किंग और रोंगरोंग को अपनी नई क्षमताओं के अनुकूल होने देना था। अब जबकि लक्ष्य प्राप्त हो गया है, तो उन्हें अपनी साधना जारी रखने के लिए स्पिरिट हॉल लौटना होगा। तो मैं शायद ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगी, चूबाई ने कियान रेनेक्सियो से कहा। कियान रेनेक्सियो ने सिर हिलाया। ऐसी स्थिति में जब आप यहाँ नहीं होंगे तो मैं दोनों बुजुर्गों से तांगसान और तांगहाओ की गतिविधियों पर नजर रखने को कहूंगी। अगर कोई खबर होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। इसके अलावा मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। इस बिंदु पर कियान रेनेक्सियो ने अपना हाथ हिलाया। स्नेक लांस डूलोलो और पोर्क्यूपाइन फिश डूलोलो ये समझ गए और चले गए। जू किंग ने ये देखा चूबाई को सिर हिलाया और पीछे हट गई। कितना रहस्यमय! क्या तुम मुझसे अपना अपराध स्वीकार करोगी? चूबाई शरारत से मुस्कुराई। क्या? कियान रेनेक्सियो ने चूबाई की तरफ आंखें घुमाई। क्या मैं तुमसे अपना अपराध स्वीकार करूंगी? तुम सपना देख रही हो। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे लिए कुछ करो। बोलते बोलते कियान रेनेक्सियो के चेहरे पर अचानक असहजता छा गई, मानो उसके मन में कुछ ऐसा हो जो वो खुद कह ना सकती हो।
चूबाई को जो उसे घूर रही थी देखते हुए कियान रेनेक्सियो ने दांत पीसते हुए कहा, चूबाई, तुम मेरी प्रतिभा जानती हो और बीबी डोंग के साथ तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छा है, कम से कम मेरे से तो बेहतर है। अपने से बेहतर से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम दोनों ने अपनी दुश्मनी नहीं छिपाई? चूबाई ने उलझन में कियान रेनेक्सियो को देखा। क्या हो सकता है कि इन दोनों महिलाओं को फिर से समस्या हो रही हूँ? क्या महिलाएं हमेशा इतनी जटिल होती हैं? हालांकि गलतफहमी सुलझ गई है, लेकिन ये स्पष्ट है कि हम सामान्य माँ बेटी की तरह नहीं रह पाएंगे। आइए, मेरा मतलब है इसमें अभी समय लग सकता है। कियान रेनेक्सियो के चेहरे पर फिर से गंभीरता आ गई। लेकिन मुझे ये पता है कि वो गुप्त रूप से राक्षस धर्म के विरासत से गुजर रही है। क्या तुम उसकी विरासत रोकने में मेरी मदद कर सकते हो? राक्षस धर्म बुराई के देवता हैं। अगर उसे ये विरासत मिलती है तो वो पूरी तरह से खुद को खो देगी। चूबाई TTF, नहीं, यहाँ मुख्य पात्र कौन है? उसे सब कुछ कैसे पता? क्या उसका पुनर्जन्म हुआ है? तुम्हें कैसे पता कि बीबी डोंग को अब कोई दैव पद विरासत मिल रही है? लेकिन दोबारा सोचने पर बात समझ में आ गई। हो सकता है उसने बीबी डोंग ने उसे खुद बताया हो, या हो सकता है कि यान डाउलियो ने उसे बताया हो। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम मेरा बदला कैसे चुकाओगी? चूबाई मुस्कुराया। मैं कियान रेनेक्सियो एक पल के लिए अवाक रह गई। कियान रेनेक्सियो की हिचकिचाहट देखकर चूबाई ने बेबसी से कहा, एक बार जब मेरे पास पर्याप्त शक्ति हो जाएगी तो मैं स्वाभाविक रूप से राक्षस देव के दैव पद विरासत को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि बीबी डोंग को नुकसान पहुंचाए बिना इस कष्टदायक दैव पद विरासत को कैसे सुलझाया जाए। क्या तुम इसे यही करवाना चाहती हो? कियान रेनेक्सियो ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं सहमत हूँ। जब ये हो जाए तो बदले में तुम मुझसे अपना अपराध स्वीकार क्यों नहीं करती? कैसा रहेगा? चूबाई जोर से हंसा और कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा, जिससे कियान रेनेक्सियो वहीं स्तब्ध रह गई। लेकिन कियान रेनेक्सियो ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और चूबाई को जाते हुए देखकर दांत पीसते हुए बोली, चूबाई, तुम बदतमीज हो। चूबाई, क्या हम स्पिरिट हॉल वापस आ रहे हैं? जूकिंग ने पूछा। हाँ, लेकिन मैं शायद कुछ समय के लिए तुम दोनों के साथ साधना में नहीं जा सकूं। चूबाई ने कुछ लाचारी से कहा। तुम कहाँ जा रही हो? जूकिंग चौंक गई और कुछ हिचकिचाहट से पूछा। हालांकि वो महसूस कर सकती थी कि चूबाई उसकी परवाह करता है, लेकिन कम मिलना जुलना और ज्यादा बिछड़ना उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। हालांकि वो ये भी जानती थी कि चूबाई भविष्य के बारे में जान सकता है और मजबूत बनने के लिए चूबाई को कई काम करने थे। स्वाभाविक है कि मैं स्लॉट सिटी जाकर वहां का जायजा लूंगा। अपने किलिंग इंटेंट को कम करने से मेरी स्पिरिट बहुत बढ़ जाएगी। साथ ही अगर मैं अपना दूसरा डोमेन हासिल कर लूं तो और भी अच्छा है। मैं सोल मास्टर टूर्नामेंट शुरू होने से पहले वापस आ जाऊंगा और तुम दोनों इस समय का उपयोग स्पिरिट किंग विकास की ओर बढ़ने की पूरी कोशिश करने में कर सकते हो। चूबाई हंसा। हालांकि उसके पक्षाघात कुल्हाड़ी आत्मा में अपार शक्ति थी, मानो उसमें स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की प्रादीम शक्ति समाहित हो, फिर भी वो लगभग सभी प्रतिद्वंदियों को धूल चटा सकता था। लेकिन अगर वो इस अवसर का उपयोग अपनी हत्या के मनसा को शांत करने के लिए कर पाता तो वो निश्चित रूप से पक्षाघात कुल्हाड़ी और कमी की शक्ति को अधिकतम कर सकता था। तब तक उसके पास शायद एक टाइटल डूलोलो की भी लड़ने की शक्ति होगी। नोट यहाँ तक कि कह देना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन महिलाएं जटिल हैं कि माँ जीत में जिमाइल रेनेक्सियो शब्द जो धैर्य थक जिमाइल रेनेक्सियो जो प्रति जिमाइल रेनेक्सियो किसी के लिए दुनिया को नष्ट कर दिया गया था, विरासत को कैसे सुलझाया जाए और पाठ पूरी तरह से बाहर जाने से संबंधित है। अध्याय का अंत। PS, प्लीज फिल आउट द फॉर्म स्टेप बाय स्टेप प्लीज।